बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। बेटे बाज़ औक़ात हमारे पास मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास सिर्फ वो 8 से 10 कैरियर्स जो हमारी बुक ने लिखे हैं, टोटल हमारे पास 12 कैरियर्स थे। ना सिर्फ वो हैं, बाकी उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे कैरियर्स हैं जो कि बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो जो कैरियर्स हैं उन कैरियर्स की बेटा हम पहले लिस्ट बना लेते हैं, फिर मैं आपको जो है ना उसमें बता देता हूँ कि कौन कौन से कैरियर्स हैं। तो उसमें सबसे पहला बेटे वेटरनरी मेडिसिन का, किस चीज़ का है? वेटरनरी मेडिसिन। बेटे आपने एक कैरियर का नाम सुना होगा, DVM, नाम सुने? डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन सुने? यानी जिसमें जो है ना वो हम अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि डंगर डॉक्टर बनता है बंदा, यानी जानवरों का डॉक्टर बनता है। उसमें जो उसकी पूरी डिग्री होती है उसको हम नाम देते हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। किस चीज़ का नाम देते हैं? अच्छा, अब ये जो वेटरनरी मेडिसिन का शोबा है बेटा, आप देखें कि हमारे भावलपुर के अंदर भी जैसे इंसानों का हॉस्पिटल है वैसे जानवरों का हॉस्पिटल भी है। ठीक है, जैसे इंसान बीमार हो जाते हैं उनको आप जो है वो हॉस्पिटल ले जाते हो, इसी तरह अगर जानवर बीमार हो जाते हैं, जैसे किसी की गाय भैंस बीमार हो गई है, उसको डॉक्टर के क्लिनिक पे ले जाना मुश्किल है, डॉक्टर को वहाँ बुला लिया जाता है कि आप यहीं पे आके चेकअप कर जाएं। हाँ, सम टाइम बेटा ऐसा होता है कि हमारे पास मच प्रीशियस जो है वो गाय भैंस है, तो उसकी बेटा कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसकी टांग टूट गई है, उसकी सर्जरी की ज़रूरत है, तो देन हम उसको हॉस्पिटल एडमिट भी करवाते हैं। ठीक है, अगर आपका कभी विजिट हो वेटरनरी हॉस्पिटल में तो आप देखो वहाँ पे बकरे के छोटे बच्चे होते हैं ना, बकरी के, उनको ड्रिप लगी हुई होती है, वो दो बंदे उसको पकड़ के बैठे होते हैं और उनको ड्रिप लगी हुई होती है। इवन कि आप देखें जिसने बिल्लियां वगैरह कुत्ते वगैरह रखे होते हैं, अगर उसको मोशन लग जाता है तो उसको भी ले जाते हो आप हॉस्पिटल, ड्रिप लगवा के लाते हो। वैक्सीन होती है ना, बिल्लियों को कुत्तों को वैक्सीन करवाते हैं जानवरों को, बिल्कुल इसी तरह बेटे अगर मुर्गियां हैं, इवन के पोल्ट्री फार्म के अंदर बेटा छोटे छोटे चूजे जो हैं, ये जो गली मोहल्ले में चूजे बेचने के लिए आते हैं, जब इनको भी फार्म के अंदर बेटा वो चूजों को स्टार्ट करते हैं, डालते हैं, तो इनको भी वैक्सीन करते हैं, इनके परों के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, आप में से किसी ने कबूतर रखे हो, किसी ने को तोता शोता रखा हो, तो उसमें भी बेटा उसको उसके परों में इंजेक्शन लगाते हैं, उसको वैक्सीन करते हैं। तो ये सारी आपने अक्सर देखा होगा आपके रोड साइड पे पेट क्लिनिक के नाम से अब डॉक्टर्स ने जो है ना वो क्लिनिक बनाए होते हैं, पेट क्लिनिक। ठीक है, तो उसके अंदर सारे का सारा जो है ना ये जानवरों का इलाज होता है। हमारे पाकिस्तान में तो ये इसका रुझान कम है, आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो हर घर के अंदर कोई ना कोई पेट होता है, किसी ने बिल्लियां रखी हुई हैं, किसी ने कुत्ते रखे हुए हैं, किसी ने शेर रखे हुए हैं, कोई खुद बंदर है, ऐसे बंदर रखे हुए हैं ऐसे। तो आप देखें कि आपके पास कोई फार्म हाउस है तो वहां पे आपने जानवर रखे हुए हैं, तो उन सब की बेटा जो मेन बीमारियों का इलाज करना है, डायग्नोसिस है डिजीज की, ट्रीटमेंट है, वो सारी की सारी किसने किस कौन से शोबे में आएगी? यानी क्या करेंगे हम? डायग्नोस करेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे बेटे? ट्रीटमेंट भी करेंगे। डायग्नोस करेंगे बीमारियों को और फिर डिजीज को ट्रीट भी करेंगे। और स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम? एनिमल्स की। और मैंने अभी बताया एनिमल्स की क्या भी करते हैं इसमें हम? सर्जरीज भी करते हैं। समटाइम किसी एनिमल को कोई रसोली बन जाती है, कैंसर बन जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा टीवी के अंदर भी, जो लास्ट जो है ना वो हथनी मरी है चिड़ियाघर के अंदर, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं कहाँ से हमने डॉक्टर्स बुलवाए हुए थे, उसका पता नहीं 2 महीने 3 महीने इलाज चलता रह गया है। उसको जो है ना वो कोई शायद इशू था कोई कैंसर का या कोई भी मसला था, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका उसी जू के अंदर जो है ना वो डॉक्टर्स की टीम जाती थी, उसको जो है ना वो मेडिसिन करती थी, या उसका कोई जख्म वख्म था उसको साफ करती थी, पट्टियाँ करते थे, उसको कोई ऑपरेट भी किया था उसका कोई। तो इस तरह से कि मतलब हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी है, चाहे वो एनिमल्स का हॉस्पिटल हो, चाहे वो जानवरों का हॉस्पिटल हो। बिल्कुल ऑलमोस्ट वही दवाइयाँ जो इंसानों को इस्तेमाल होती हैं, इंसानों का बुखार उतारने के लिए पैनाडोल की गोली खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जानवरों को भी वही पैनाडोल दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा ये कबूतर शबूतर बीमार होते हैं ना, वो पैनाडोल एक पानी में घोल के सारे कबूतरों को पिला देते हैं। ठीक है, परिंदों को पिला देते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट वही हमारी दवाइयाँ, लेकिन उनकी डोज डिफरेंट होती है। तो ये बेटा एक हमारे पास शोबा और भी है, जो कि कौन सा हो गया बेटा? वेटरनरी मेडिसिन का। दूसरा है बेटे इन्वायरमेंटल साइंसेज का। किस चीज का है?
एनवायरमेंटल साइंसेस, यानी हमारे माहौल की साइंस, माहौलियाती साइंस बेटे। अब माहौलियाती साइंस से मुराद ये है कि इसमें हमने मेन जो चीजें देखनी है वो हमने पोल्यूशन कंट्रोल करनी है, किस तरह से हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। आपने देखा होगा रोड के ऊपर जो है ना वो ग्रीन बेल्ट बनाते लगाते हैं ना पौधे रोड साइड के साथ साथ, वो क्यों लगाते हैं? ताकि हम छांव छांव में आ जाए। किस लिए लगाते हैं? ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, पोल्यूशन कम हो। जो बेटा गाड़ियों का धुआं है उसमें से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे वो प्लांट्स जो है ना वो एब्जॉर्ब कर ले, ताकि मैक्सिमम ट्रीज होने चाहिए रोड के साथ साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी पोल्यूशन हम कर रहे हैं उसको वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, इसी तरह आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है। हमने उस ओजोन लेयर को बचाने के लिए इकदाम करने हैं। अब ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही है वो हमने देखने के हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे फ्रिज की या रेफ्रिजरेटर या जो हमारे एयर कंडीशनर हैं इनके कंप्रेसर से निकलने वाली गैस है, ये गैस ऊपर माहौल में चली जाती है, हवा में, ऊपर फिजा में जाके जो है ना वो ओजोन को जो है ना वो खराब करती है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है ओजोन के मॉलिक्यूल्स को। तो हमने कोशिश की, हमने इन गैसेस की जगह दूसरी गैसेस ले आए जो कि इतनी नुकसानदेह नहीं थी। अब आप मार्केट से कोई एसी वगैरह खरीदते हैं उसके ऊपर ग्रीन स्टिकर लगा होता है और लिखा होता है इको फ्रेंडली, इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं, ग्रीन कलर के स्टिकर लगे होते हैं। वो ग्रीन सिंबल जो है वो बेसिकली आपने देखा होगा सोलर सिस्टम, अक्सर सोलर प्लेटों के ऊपर भी वो ग्रीन जो है ना वो सिंबल लगे हुए होते हैं। वो ग्रीन क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये माहौल को नुकसान नहीं देंगे, ये माहौल को नुकसान नहीं देंगे। तो बेटा इसमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी जिक्र आता है कि फॉसल फ्यूल्स हम अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उनके बारे में भी बेटा यहाँ पे सारी डिस्कशन आएगी। तो हम देखेंगे तो दो मेन चीजें हैं इसके अंदर, एक तो हमने सॉल्व करने हैं एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू पॉल्यूशन, और दूसरी चीज हमने किसके बारे में फोकस रखना है बेटे? नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल जो हमारे पास मौजूद हैं उनके लिए हमने देखना है पानी का इस्तेमाल कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, पानी की पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, जो घरों से निकलने वाला पानी है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी है, उसको दोबारा रीयूजेबल कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ना सही लेकिन आबपाशी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए तो हम मुफीद बना सकते हैं ना, फसलों को लगाने के लिए तो बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि गंदा पानी ही हम फसलों को लगा दें, उससे नुकसान होता है। डिटर्जेंट्स वगैरह उसमें हैवी मेटल्स होती हैं, वो सारी की सारी हमारे पौधों में चली जाती है, हमें नुकसान देती हैं, क्योंकि वो सब्जियां हमने खानी होती है तो वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं सारे जो है ना वो हार्मफुल केमिकल्स। तो हम कोशिश करें कि हम पहले उनको ट्रीट करें, उसमें से वो हार्मफुल केमिकल्स जो है वो रिमूव करें और देन जो है ना हम उनको जो है ना वो प्लांट्स को दें। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का भी बेटे एक अलग शोबा है। अच्छा, ये जो माइक्रोबायोलॉजी का शोबा है ये आप कोई भी फील्ड पढ़ते हो, खास तौर पे बायो की, इवन कि आप वेटरनरी मेडिसिन पढ़ोगे आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां होंगी जानवरों की जो किसकी वजह से हो रही होंगी? बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से। इसका मतलब वो बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से होने वाली बीमारियां पढ़ने के लिए हमें किस चीज की स्टडी करनी पड़ेगी? इवन के इंसान के अंदर भी जो है ना बीमारियां वो भी किस वजह से हो रही हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस की वजह से। अब इतना बड़ा हमें क्राइसिस से गुजरे हैं 2-3 साल पहले कोविड से, क्या था वो? वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उसको ले जाते हैं हम। ठीक है, तो बेटा कहने की बात यह है कि माइक्रोबायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है जो कि तकरीबन तमाम बायो की, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हर फील्ड वालों ने पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री वालों ने पढ़नी है, जेनेटिक्स वालों ने पढ़नी है, डॉक्टर बन रहे हैं इंसानों के उन्होंने पढ़नी है, जानवरों के डॉक्टर बन रहे हैं उन्होंने पढ़नी है, कोई भी आप किसी भी शोबे में चले जाएं तो उन्होंने पढ़नी है बेटे। सेम इज द केस एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज में जाएं तो इन्होंने भी पढ़नी है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हमने चीजों का जो मेन चीज देखनी है दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल पढ़नी है। किसकी स्टडी करनी है बेटे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल पढ़नी है, उनका इम्पैक्ट स्टडी करना है कि वो हमारे माहौल के ऊपर क्या असर जो है ना वो मुरतब करते हैं। बात समझ आ रही है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? अगर फायदेमंद है तो कौन कौन से फायदेमंद है, क्या फायदा देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी सारी चलती ही किसकी बुनियाद पे है?
अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कर सकते हैं? आपने पढ़ा था हम इंसुलिन बनाते हैं, अगर मेडिसिन बनवाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनवाते हैं, वो किसके जरिए बनवाते हैं? इवन आप दही बनवाते हो वो किसके जरिए बनवाते हैं? फर्मेंटेशन जितनी भी है, ये खमीर वगैरह बनवाते हैं, ये पिज्जा वगैरह जो भी आप खाते हो, बेकरी आइटम्स जितने भी हैं, पूरी बेकरी के आइटम्स, केक रस से लेकर तमाम, वो किसकी वजह से बनते हैं? पहले डो बनाते हैं, खमीर बनवाते हैं उसका, ठीक है, उसके बाद फिर उसके अंदर वो सारा प्रोसेस चलता है। इवन के हमारी फूड साइंसेज के अंदर भी किसका रोल है? कौन सी पढ़ते हैं हम? अच्छा, इसके बाद बेटे जेनेटिक काउंसलिंग। क्या है बेटा? जेनेटिक काउंसलिंग। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है बेटा, बल्कि COUN होगा जी, जेनेटिक काउंसलिंग बेटे। अब काउंसल करना किसे कहते हैं? किसी को मशवरा देना, ठीक है। कंसल्टेंट का नाम सुने आपने, अक्सर सुना होगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं उससे सिर्फ हम मशवरा ही करना होता है। हमने क्या करना होता है? मशवरा करना। तो यहाँ पे बेटे जेनेटिक काउंसलिंग से मुराद ये है कि हमने बेसिकली लोगों को जेनेटिक कंडीशंस जो है या टेस्टिंग जो है उसके बारे में सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। मिसाल के तौर पे इसमें कोई सिंगल डोमेन नहीं है कि जिसको हम स्टडी कर सकें। अभी कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज के अंदर जो है वो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग का प्रोजेक्ट लगा हुआ था कि थैलेसीमिया स्क्रीनिंग में क्या है कि अगर हम इंसान में ये देख लें कि क्या उनमें थैलेसीमिया जो है मतलब हमारी जो थैलेसीमिया का कॉज है, क्या हमारे जीन्स में म्यूटेशन है? अगर हमारे जीन के अंदर वो तब्दीली आ गई है जिसकी वजह से हमें थैलेसीमिया होनी है बीमारी, तो अगर हम कैरियर हैं तो क्या वो हमारे बच्चों में मुंतकिल होगी या नहीं होगी? अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम कैरियर हैं लेकिन हमें बीमारी नहीं है लेकिन आने वाली नस्लों में वो बीमारी हो सकती है, तो हम किस तरह से हम अपनी अगली नस्ल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको शादी करने से पहले अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवानी है। अब जेनेटिक टेस्टिंग में क्या है कि आपने अपनी जेनेटिक्स में यह पता करवाना है कि क्या कोई मारूसी बीमारियां तो नहीं है आपके खानदान के अंदर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज है जो कि मारूसी बीमारी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सी हैं, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है। तो कजन मैरिजेस के अंदर खासतौर पे आउट ऑफ फैमिली शादी नहीं करते बहुत से लोग, देखा होगा कि फैमिली के अंदर ही जो है ना वो अपने रिलेटिव्स के अंदर ही शादियां करते हैं। तो क्योंकि वो फिर वो बीमारियां उसी खानदान में महदूद रह जाती हैं और वो एक नस्ल से अगली नस्ल में बासानी मुंतकिल हो जाती हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर्स के अंदर वो जीन्स होंगे बीमारी वाले। तो अल्टीमेटली जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, वो 100% जो है ना वो अफेक्टेड होंगे, यानी 100% श्योरिटी है कि वो जीन्स उनके अंदर ट्रांसफर होंगे और वो थैलेसीमिया के, हीमोफीलिया के, कलर ब्लाइंडनेस के मरीज होंगे। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से खानदान ऐसे भी होते हैं जिनको सबको एनके लगी होती है, छोटे से लेकर बड़े तक। अब्बा है उसको ऐनक है, दादा है उसको ऐनक है, छोटे बच्चे हैं, इवन के पहली दूसरी क्लास में बच्चे बैठे तो मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक लगी हुई है। क्या है उसकी रीजन? क्या होती है? जेनेटिकली उनकी जेनेटिक्स के अंदर जो है ना वो जीन्स चल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी आईसाइट जो है वो इंप्रूव नहीं हो पा रही। बात समझ आ रही है? या वो स्पेसिफिक कोन सेल्स या स्पेसिफिक जो है ना वो रॉड सेल्स या उनकी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको जो है ना वो नजर सही नहीं आता। तो अब बिफोर दिस साइंस कहती है कि हमें अपना जेनेटिक मटेरियल का टेस्ट करवाना चाहिए, हमें अपना जेनेटिक मटेरियल का टेस्ट करवाना चाहिए, और फिर हमें डॉक्टर से, जेनेटिक इंजीनियर से फिर हमें मशवरा करना है, काउंसलिंग लेनी है, ठीक है, कि अब ये बीमारी हमारे अंदर है तो हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि जेनेटिक डिजीजेस हैं। जो कि कौन सी बीमारियां हैं? जेनेटिक डिजीजेस हैं, ठीक है। वो कहता है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द पीपल्स ऑन जेनेटिक कंडीशंस। ये जेनेटिक कंडीशंस और भी बहुत सी हैं। ब्लड ग्रुप के हवाले से एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का नाम देते हैं, आप एफएससी में पढ़ोगे कि अगर एक फीमेल जिसका ओ नेगेटिव ब्लड है वो किसी मेल से शादी करती है जिसका ब्लड पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव है, चाहे ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, उसको प्रॉब्लम होगा, उसको नहीं उसके बच्चों को, ठीक है। फर्स्ट बेबी ठीक ठाक पैदा हो जाएगा लेकिन अगले जितने भी बेबी होंगे उन सबको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस बेबी के, उस माँ के अंदर जो है ना वो नेगेटिव वाला ब्लड है,
उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। अब ये क्या होती है एंटीजेंस एंटीबॉडीज, आप इसी क्लास के अंदर जब आखिरी चैप्टर पे जाएंगे तब हम पढ़ लेंगे। लेकिन फादर के अंदर है, जो उसके बेबी होगा उस वो भी पॉजिटिव होगा, तो उस पॉजिटिव बेबी की वजह से उस नेगेटिव मदर को जो है ना वो नुकसान होगा, तो उसकी ब्लड के अंदर जो है ना वो ओ नेगेटिव जो है ना वो सारी की सारी एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी उसकी बॉडी के अंदर। तो लिहाजा जो है वो नेक्स्ट जितने भी बेबी बॉर्न होंगे वो अर्ली स्टेज पे उनकी डेथ हो जाया करेगी, वो पैदा ही नहीं होंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप की एबनॉर्मेलिटी या इनकम्पेटिबिलिटी, एबनॉर्मेलिटी नहीं इनकम्पेटिबिलिटी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सी बीमारियां मैंने आपको एग्जांपल्स दी, तो वो इसी तरह चलती हैं, लेकिन उनके लिए हमें जेनेटिक काउंसलिंग चाहिए। हमें क्या चाहिए? जेनेटिक काउंसलिंग चाहिए। कम से कम अपन अपनी स्क्रीनिंग तो करवा सकते हैं, हम अपने ब्लड का टेस्ट तो करवा सकते हैं कि आइदर हम थैलेसीमिया के कैरियर हैं या नहीं। बात समझ आ रही है? जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप हो तो ही आप हो, नहीं। बाज़ औक़ात हमारे अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, खुद ब खुद तब्दीली आ जाती है जीन्स में, जिसकी वजह से हमारे वो जीन्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को क्या देनी है बेटे? पीपल्स को कंसल्टेंसी देनी है, काउंसलिंग करनी है, सपोर्ट करनी है। किस बारे में? जेनेटिक कंडीशंस के बारे में। फिर है न्यूट्रिशंस एंड डाइटेटिक्स बेटे। HND आजकल बहुत ज्यादा मशहूर, आपने देखा होगा अक्सर औकात कॉलेजेस के बाहर लिखा होता है कि हमारे पास HND का शोबा मौजूद है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अच्छा, अब इसमें डाइटेटिक्स में देखें तो हमारे पास बेटे ये स्पेलिंग ठीक है। तो सुबह सुबह आपने देखा होगा जैसे 9-10 बजते हैं, घर में टीवी लगा हुआ हो तो वो टीवी पे ना वो तबसरे करने वाली बैठ जाती हैं, 2-4 मॉर्निंग शो आते हैं, मॉर्निंग शो के नाम से मशहूर होती हैं। ठीक है, वो बता रही होती हैं कि फलां चीज़ खाने से आप अपनी HB बूस्ट कर सकते हो, बता रही होती है ना, फलां चीज़ खाने से आप अपना ब्लड कोलेस्ट्रोल ख़त्म कर सकते हो, अब शुगर का इलाज मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, बस आप फलां चीज़ का इस्तेमाल करें, आपकी शुगर ख़त्म, आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म, आप बिल्कुल ठीक। बता रहे होते हैं ना, आप ये चीज़ें खाएं, वो हेल्थ बेनिफिट्स बता रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कोई 2-4 जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, होस्ट बैठे होते हैं, शो को होस्ट करने वाले, और बाकी जो है ना उनके मेज़बान वगैरह सारे बैठे होते हैं, कोई 1-2 डॉक्टर होते हैं, उनके साथ वो कंसल्टेंसी ले रहे होते हैं कि यार इस बीमारी पे कैसे काबू पाया जाए, हमारे सामीन को बताओ, हमारे लोगों को बताओ जो हमें सुन रहे हैं। इसी तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो रेडियो के ऊपर भी आते हैं। पहले ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होती थी वो अखबारों के अंदर और रेडियो पे होती थी, टीवी बहुत कम होते थे। अब ज्यादातर जो है ना वो वीडियो डिस्प्ले हम देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए जो है ना वो हम ऑडियो जो है ना रेडियो नहीं सुनते, लेकिन रेडियो पे अभी भी इस तरह के शो लगते हैं, मॉर्निंग शो भी ऐसे लगते हैं, और इसी तरह आपके टीवी के ऊपर भी। तो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का बेटा जो शोबा है, इसमें आपकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा बहुत से लोग आजकल की दुनिया में, हर बंदा जो है ना वो कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के बारे में, है ना कॉन्शियस। वो कहता है मैं स्लिम स्मार्ट दिखूं, सबसे खूबसूरत तरीन दिखूं, पूरी दुनिया मुझे देखे, सारी दुनिया इसी के पीछे ना, और मुझे बीमारियां जल्दी से ना घेरे, मैं ताहयात जवान ही रहूं, यही सबकी विश होती है ना। जो ज्यादा अमीर लोग हैं वो इस चीज के पीछे जाते हैं, क्योंकि जो गरीब है बेचारा उसको तो 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल पूरी हो रही है, लेकिन जो लोग अफोर्ड करते हैं वो अपनी हर महीने की मेडिसिन के साथ, अपनी डाइट के साथ वो अपने न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेते हैं। वो अपने डाइटिशियन जो डॉक्टर होता है उनका, उससे वो मशवरा लेते हैं कि इस महीने मैंने जो है ना वो कैल्शियम इस्तेमाल की है, तो आप मुझे बताएं अगले महीने में कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करूं। ठीक है, मैं अपनी स्किन टोन बेहतर बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है, मैंने वेट कम करना है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो हमारा 1 पैक बन गया है, ठीक है, अब हमने उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आप जाहिर बात है कि किसी डाइटिशियन के पास जाओगे, वो आपको एक डाइट प्लान बना के देगा, भाई आपने सुबह को जनाब उठना है, आपने सिर्फ 1 अंडा खाना है, और उसके बाद जनाब आपने दूध का कप पीना है। ठीक है, 2-3 चीजें आपको इस तरह से वो तफसील से बताएंगे, एंड देन वो पूरा एक प्लान बना देगा आपको आपके मोबाइल फोन के अंदर। अब हर मोबाइल फोन के अंदर आपने देखा होगा एक एप्लीकेशन होती है, आपने क्या खाया है, आपने एक जनाब गिलास जो है ना वो जूस का पिया है, आपने 2 रोटियां खाई हैं, दोपहर में क्या खाया, वो सारी एनर्जी कैलकुलेट कर देता है, इतनी कैलोरीज आप में आ गई। आप में से कौन कौन जिम करता है? जो जिम करते हैं या जिनके घर में कोई जिम करता है या कोई एक्सरसाइज करने जाता है, उस घर में ये बातें डिस्कशन में जरूर आती हैं।
और ख़ास तौर पे ख़वातीन तो अपनी इस हेल्थ के बारे में बड़ी कॉन्शियस होती हैं, मोटी ना हो जाए, ठीक है। आजकल लड़कों में भी ऐसे ही है, तो हम मोटे ना हो जाए, इसीलिए सारे सूखे पतले आ रहे हैं। तो बेटा न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो शोबा है उसमें हमें किस चीज के बारे में पता चलना है, बताएं शाबाश। प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स को किस चीज के बारे में पता चलेगा हमें, अपने डाइटरी हैबिट्स के बारे में पता चलेगा कि हमने क्या क्या चीजें जो है ना वो खानी है। बात समझ आ रही है। और इसके साथ साथ एक अच्छी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, प्रोमोट करेंगे किसको बेटे, हेल्थ को। अच्छा जी, तो ये HND के नाम से मशहूर है, पब्लिक हेल्थ। लास्ट टाइम भी बेटे मैंने आपको पब्लिक हेल्थ के बारे में डिटेल बताई थी, याद है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में। हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था सेम। अब मैं दोबारा इतनी डिटेल में नहीं बता रहा, जस्ट यहीं से रीडिंग कर देंगे हम कि हम पब्लिक हेल्थ में हम कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, ठीक है, और पॉलिसीज बनाएंगे, रिसर्च करवाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। ये जो डेंगू की मुहिम चलाएंगे, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं आता आपके स्कूल के अंदर, ज्यादातर जो है वो हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आते हैं, वो बताते हैं, आगाही मुहिम वही लगाते हैं, चाहे वो कोरोना की हो, चाहे वो डेंगू की हो। आजकल दोबारा से लग रही है ना स्कूलों में, डेंगू के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं ना, क्योंकि मच्छर दोबारा कॉमन हो गए, आम हो रहे हैं, क्योंकि ये सीजन है, ब्रीडिंग सीजन है उनका। इसी तरह बेटे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, क्या है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें, पहले तो सिंपल इंजीनियरिंग ही हम देख लें, तो इंजीनियर किसे कहते हैं जी, जो चीजें बनाता है। कौन सी चीजें बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, वो सिविल इंजीनियर हो गया, शाबाश। जो सॉफ्टवेयर बनाएगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, और जिसने ये पंखा शंखा बना दिया वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, जो ऑटोमोबाइल वो मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, क्या है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं जिनके जरिए इंसानों का ऑपरेट किया जाता है, वो कौन बनाएगा, बायोमेडिकल इंजीनियर। हमारी बॉडी के अंदर डालने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, मिसाल के तौर पे नालियां हैं, स्टंट डालते हैं, कहते हैं ना नाली बंद हो गई स्टंट डाल दी है, वो स्प्रिंग नुमा होता है, वो किसने बनाया, कि ये बाल पॉइंट का स्प्रिंग निकाल के डाल देंगे अंदर, वो और मटेरियल का बना होगा। हड्डी टूट गई, अक्सर आपने सुना होगा रॉड डाला है सरिये की तरह, ऐसे समझो सरिया ही डाल दिया है। अब वो लेंटर में जो डालते हैं सरिया, वो तो नहीं होता, वो रॉड होता है, मेटेलिक रॉड होता है, लेकिन वो मेडिकेटेड होता है। वो क्या होता है, मेडिकेटेड होता है। आपने देखा होगा अगर किसी की टांग जो है वो कचरा कचरा हो गई, उसको पिन्स और वायर्स लगा के तारों के जरिए जोड़ा जाता है। वो आम तार तो नहीं होती, या उसको कहते हैं कि जाके 729 की तार ले और डाल देते हैं तुम्हारे अंदर, अभी कस देते हैं सारा कुछ, नहीं, वो मेडिकली है, सारी सारी चीजें मेडिकेटेड है, ठीक है। तो वो कौन बनाएगा, बायोमेडिकल इंजीनियर्स। आपकी शुगर चेक करने वाली मशीन होती है ना, वो एक ग्लूकोमीटर होता है, सिर्फ एक स्ट्रिप है, उसके ऊपर हम सिर्फ ब्लड का क्लॉट लगाते हैं, फौरन शुगर बता देती है। वो स्ट्रिप किसने डिजाइन की है, बायोमेडिकल इंजीनियर ने। नहीं आ रही बात समझ, आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है किसने बनाया है, डॉक्टर ने तो नहीं बनाया, वो तो किसने बनाया, बायोमेडिकल इंजीनियर ने बनाया। किसने बनाया, और इसी तरह बेटे लास्ट वन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा, इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी बहुत से लोग अब जाना शुरू हो गए हैं। सेम फॉर द कंप्यूटेशनल, सेम फॉर द, जैसे हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किसी आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में, किसी भी जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल्स हम लेते थे, सेम इज द केस कि हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी सेम काम करते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इसी के अंदर है सारी, कि कंप्यूटर के जरिए, मैथमेटिकल मॉडल्स के जरिए हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम डीएनए, आरएनए, जीन्स, उनके बारे में जो इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं वो किस में कर रहे हैं आजकल, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन की बनावट, अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री में मेजॉरिटी अब हम क्या पढ़ रहे हैं। अब पहले हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे फिर कोई नतीजे पे पहुंचते थे, पहले हम एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर में करते हैं फिर लैब में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ही हमें बता देता है कि भाई ये तजर्बा लैब में हो सकेगा या
नहीं, इसका क्या नतीजा निकलना है वो कंप्यूटर बता देता है पहले, ठीक है, फिर हम उसको फिजिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पहले ऐसा होता था फिजिकली परफॉर्म करते थे, 10 साल बाद पता चलता था हो ये तो नतीजा निकलना ही नहीं था इस सवाल का, ये प्रॉब्लम का जो हम हल कर रहे थे ये तो तरीका ही नहीं था। अब तो सेकंड्स के अंदर हमें कंप्यूटर बता देते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास। तो बेटा इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले वेटरनरी मेडिसिन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन एनिमल एंड सर्जरीज इन एनिमल्स। Environmental science is solving the issues related to pollution and natural resources. Microbiology research on the microorganisms to understand their impact. Providing genetic counseling and providing support to the people on genetic conditions. And nutrition and dietetics है advising on proper dietary habits to promote public health है improving the health of community through education, policy making and research. अच्छा, आप जब किसी को फोन करते थे वो कोरोना से एहतियाती तदाबीर बताते थे ना, क्या वो डॉक्टर्स ने कहा था लगाओ? वो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ने जो है वो एड्स चलवाई थी। आपने अक्सर देखा होगा रोड साइड पे लिखा होता है कि सिगरेट से कैंसर फैलता है। कौन डील कर रहा है इसको? मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वैक्सीनेशन की जितनी भी मुहिम चलती है, वैक्सीन करने आती है, पोलियो के कतरे पिलाते हैं, कौन डील कर रहा है उसको? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा डील करता है, ठीक है। पॉलिसीज बनाना, रिसर्च करवाना, उसके लिए पैसे देना, ये सारा इसी डिपार्टमेंट का काम है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर, यानी ऐसे इक्विपमेंट बनाने हैं, ऐसे आलात हमने बनाने हैं जिससे पेशेंट की जो है ना बेटा सेहत को बेहतर बनाया जा सके, उसकी केयर की जा सके। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल। व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटेशनल? कंप्यूटर के जरिए, किसके जरिए? कंप्यूटर के जरिए अगर हम ये काम करेंगे तो ये सारे के सारे प्रोफेशंस बेटे क्या कहलाएंगे? बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोफेशंस है बेटा जो हमारी बुक ने लिस्ट नहीं किए, लेकिन ये है कि मेजर जितने भी थे तकरीबन 20-25 तो बता दिए, ठीक है। तो ये सारे लोग डॉक्टर कहलाते हैं। आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ हम MBBS करेंगे तो ही डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। हर शोबे के अंदर बेटा आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर सकते हो। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह।